हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 2024 जिसकी परीक्षाएं जनवरी में आयोजित होने वाली हैं। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम सीटेट में हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो निश्चित ही आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। हिंदी पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आप अगर अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं तो आप सीटेट की परीक्षा को बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने हिंदी के 15 पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। मान लीजिए आप क्या है, प्राथमिक कक्षा में भाषा के शिक्षक हैं और आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करना, यानी कि जो कक्षा में पाठ्य पुस्तक है उनका अच्छी तरह से निर्वाह करना। जैसे किताबों में जो चीज़ें छपी दी गई हैं बच्चों को वैसे ही पढ़ा देना, नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आगे देखते हैं सी कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी क्या है कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्रदान करने के लिए तैयार करना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा एक ही आंसर क्या है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, यही हमारा आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। एक चीज़ और है, आपको प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त देखना है प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो 90% चांसेस बन जाते हैं कि आपके जो आंसर भी होगा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। प्रश्न यदि निगेटिव है तो फिर 90% चांस बनता है कि आंसर भी आपका निगेटिव ही आएगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि पूरी पाठ्यचर्या में आगे भरना है में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसकी भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं पूरी पाठ्यचर्या में? तो आकलन निर्माण की, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण या व्याकरण निर्माण। किसका? तो आकलन निर्माण भी नहीं होगा, मूल्य निर्माण भी नहीं होगा। एक पल के लिए हो सकता था मूल्य निर्माण, यदि ज्ञान निर्माण ना दिया होता तो क्या है कि पूरी पाठ्यचर्या में हम ज्ञान निर्माण की भूमिका को, भाषा में जो है ज्ञान निर्माण की भूमिका को हम क्या अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में अपनी फोकल लैंग्वेज, जो उसका लोकल लैंग्वेज है, जैसे अपने घर पे बातें करता है उस भाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए शिक्षक हैं भाषा के और आपकी ही कक्षा में रोहित नाम का कोई बच्चा है और वो मातृभाषा में अपने घर की लोकल लैंग्वेज में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं सी कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाषा की कक्षा है मल्टीलिंग्विस्टिक है, ML यानी कि मल्टीलिंग्विस्टिक है, बहुभाषिक कक्षा है आपकी। तो आप किसी एक बच्चे की भाषा को पूरी क्लास को सीखने के लिए नहीं कह सकते हैं। डी क्या है कि उसे डांट आएंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ऐसा भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के अंतःमन पर, उसके अंतर्मन पर क्या गहरी चोट पहुंचेगी और बच्चा जो सीख रहा है वो उसके लर्निंग के प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा कि हम उसकी भाषा को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारा कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है। तो पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है? आपका प्रश्न कैसा है, निगेटिव है। सबसे पहले आप यहीं पे प्रश्न सॉल्व करने से पहले ही आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि प्रश्न कैसा है, निगेटिव। आंसर भी हमारा क्या होगा, कोई नेगेटिव ही आंसर होगा। अब कैसे निकालेंगे आंसर को? देखिए, पढ़ना सीखने की बात कर रहा है तो सबसे पहले भाषा की संरचना को हम समझेंगे। तो भाई भाषा की संरचना को हम समझेंगे तभी तो हम आगे पढ़ना लिखने। अब भाषा की संरचना, जैसे वर्णमाला याद करें, फिर वर्णमाला के बाद से हमें जो भी वर्णमाला है पूरी, उसके बाद से हम क्या संधि जाने, व्याकरण जाने, उसमें संधि जाने, पर्यायवाची जानेंगे, फिर हम क्या जानेंगे, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, विलोम शब्द जानेंगे। उसके बाद से हमें क्या और भी चीज़ें हमें, जैसे कि समास हो गया, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे। तो भाषा की एक संरचना पूरी बन जाती है और इस संरचना को ही हम नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ना कैसे सीख पाएंगे? तो यानी कि हमारा क्या है, पॉजिटिव आंसर है। भावनात्मक समझ, भाषा की में भावनात्मक समझ भी होनी चाहिए। भावनात्मक समझ में क्या है, तो प्रेम है, प्रेम हो गया, द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सभी क्या है,
ये हमारी भावनाएं हैं, तो हमें भावनात्मक समझ भी होनी चाहिए। और डी है अनुमान लगाने का कौशल, यह भी होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है नेगेटिव, बस एक ही है वर्णमाला याद करने का कौशल। अब रटना, याद करना मतलब रटना, रटने की बात कर रहा है, तो क्या हम बच्चे को रटवाएंगे प्राथमिक स्तर पर? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, 5वां प्रश्न है। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है। द्विभाषिक बच्चे, यानी कि कक्षा कैसी है हमारी, द्विभाषिक है। द्विभाषिक बच्चे, आगे भरना है आपको विकास, सामाजिक सहिष्णुता और फिर भरना है चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं वो किसके विकास, बच्चे यानी कि द्विभाषिक बच्चे किसके विकास और सामाजिक सहिष्णुता और फिर किसके चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं? तो किस चीज़ के देखते हैं, संक्रियात्मक या फिर केंद्रित, क्या है, संक्रियात्मक या फिर केंद्रित, संज्ञानात्मक या फिर सीमित। ये क्या है हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी, सी और ये हमारा डी है, ठीक है, डी। अब देखते हैं सी क्या है, संज्ञानात्मक और विस्तृत की बात कर रहा है, और डी क्या है, संज्ञानात्मक और संक्रियात्मक और सीमित। तो क्या होगा, द्विभाषिक बच्चे जो होंगे ना, उनके ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। कैसे, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन, क्या विस्तृत चिंतन होगा, उनमें अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा को जानेगा तो वह उसकी सोचने की जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा, तथा उसका सामाजिक और सहिष्णुता और चिंतन कैसा होगा, एक्सटेंडेड होगा, विस्तृत होगा। तो हमारा सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि एक ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो उसका अभाव हो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो किसके अभाव में नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या हमें संयुक्ताक्षरों की पहचान नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें संयुक्ताक्षर, जो संयुक्त अक्षर है 4, उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लिपि से परिचय, तो क्या लिपि से परिचय, जो पहले के हमारे जब भाषा का ओरिजिन हुआ तो क्या उस समय लिपि था क्या? नहीं। तो लिपि से परिचय भी ऐसा नहीं कि लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं पाएंगे। 12 खड़ी से परिचय, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, 12 खड़ी का अभाव रहे तब भी हम पढ़ लिख लेंगे। लेकिन यदि हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे यदि आपको क के बाद अगर ख आता है, क्रमबद्धता की बात कर रहा है ये, क्रमबद्धता, तो क के बाद ही ख आता है और ख के बाद ग आता है और ग के बाद घ आता है। यही क्या है, क्रमबद्धता। ऐसा नहीं है कि क के बाद ग या फिर घ आ जाता है। अगर क्रमबद्धता, ये सीक्वेंस नहीं रहेगा तो इसके अभाव में हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते हैं। यही हमारा डी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। प्रश्नों को समझ जाइए, आंसर आपके सामने एकदम साफ दिख जाएगा। 7वां देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, यानी कि जो भाषा और विचार हैं उसके संबंधों की चर्चा में कौन सा अग्रणी है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल होगी। पहला ऑप्शन क्या है, वाइगोत्स्की है, पियाजे है, स्किनर है और चॉम्स्की है। तो अगर जिसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चॉम्स्की ही लगाएगा। लेकिन हमारे, क्योंकि चॉम्स्की भी क्या हैं, ये भाषाविद थे, लेकिन ये कह रहा है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में सबसे अग्रणी की बात करें हम तो कौन है, वाइगोत्स्की हैं। कौन है, वाइगोत्स्की महोदय। अब देखिए कितना डीप विचार इन्होंने वाइगोत्स्की ने दिया था। इन्होंने कहा था कि मानसिक विकास जो होता है, मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। अंतर्वैयक्तिक, अब देखिए हम 2 टर्म को यहाँ पे समझेंगे। एक तो क्या है हमारा अंतर्वैयक्तिक, क्या है, अंतर्वैयक्तिक है। एक सेंटेंस क्या है, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इस टर्म को हम जानते हैं। देखिए अंतर्वैयक्तिक, और एक और आता है अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। इन दोनों टर्म को हम समझ ले ताकि इससे संबंधित आगे कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं करेंगे। अब अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक है।
लेकिन अंतः यहाँ पे दो बिंदी यानी कि स्वयं से, इसका मतलब ही अंतः का मतलब स्वयं से होता है, खुद से बातचीत करना। तो क्या आप खुद से बातचीत करके अपनी भाषा विचार को आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कई लोगों से चर्चा, भाषा, कई लोगों से बात होगा, चर्चाएं होंगी, डिबेट्स होंगे, तो क्या यह अंतर वैयक्तिक संप्रेषण होता है। और यही कह रहा है वाइगोत्स्की, कह रहा है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा किसने किया है? तो वाइगोत्स्की ने। किस आधार पे? तो अंतरवैयक्तिक, क्या है? अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के आधार पे। कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा लोग एक दूसरे से अंतरवैयक्तिक संप्रेषण करेंगे, एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, भाषा विकास उतना ही अच्छा और बढ़िया होगा। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। क्या करें? कि वो लोग घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे देखिए, अब सिद्धार्थ की माँ के बारे में हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे, ऑप्शन ये है कि वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कह रही हैं कि हाँ एक ही भाषा का प्रयोग करो घर में तो वो भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि बी है कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित करना चाह रही हैं। बिल्कुल नहीं, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही आंसर है कि वह सिद्धार्थ का जो भाषिक परिवेश है उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। डी भी देख लीजिए कि वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई विशेष प्रयत्न कर रही हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, आगे देखते हैं बच्चे, इसके आगे क्या है? ए है कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। ऐसा है? बिल्कुल नहीं कि प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, तो हमारा ए भी नहीं होगा क्योंकि शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। बी है छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, जो छपी सामग्री है उसका अर्थ समझ सकें। सी है लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें और अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कोई चीज़ अगर छपी है, सामग्री छपी है, तो उसको बच्चा अर्थ उसका समझ सके। क्या है? जैसे प्राथमिक स्तर पे होता है ना कि क्या यहाँ पे मान लीजिए एप्पल ऐसे बना दिया जाता है, एप्पल बहुत अच्छे से बनता होगा, मुझे बनाना नहीं आ रहा है, तो क्या है एप्पल बना दिया हमने, चाहे इसको गुआवा ही समझ सकते हैं। आपने कोई एक फ्रूट बना दिया, फ्रूट छपा है और वहाँ पे क्या है, मान लीजिए हम इसको गवावा ही बोलते हैं, अमरूद ही बोलते हैं। क्या है? अमरूद, अमरूद है ये। क्या है? अमरूद है। अब अगर अमरूद का जो पिक बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, तस्वीर बना हुआ है और बच्चा अमरूद देख करके समझ जा रहा है कि यह क्या है? अमरूद है। तो बस यही चाहिए ना प्राथमिक स्तर पर, क्या हमें चाहिए कि बच्चा जो छपी सामग्री है उसका क्या अर्थ समझ जाए कि हाँ यह अमरूद है, इसे अमरूद कहते हैं। नेक्स्ट है 10वां कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि लेखन क्षमता में लिखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए सुलेख, वर्तनी, ऑप्शन सी है मौलिक विचार या श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। क्या होता है? सुनकर लिखना, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब ही होता है सुनकर लिखना। अर्थ समझेंगे सारी शब्दों का, जो कीवर्ड्स है, ये सब चीज़ें क्या है? कीवर्ड्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क दिलाएंगी परीक्षा में। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता में के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार है। प्राथमिक स्तर पे क्या है? मौलिक विचार है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण यानी कि सुनना, वाचन यानी कि बोलना, यानी कि श्रवण क्या है? तो श्रवण का मतलब सुनना है और वाचन का मतलब क्या है? बोलना है, बोलना। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। सुनने के लिए और बोलने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना या फिर कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? और दी है कि हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11वें प्रश्न में अगर हमारा राइट आंसर देखें तो सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कैसे? कि बच्चे को हमने कोई कहानी सुनाया और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जाना कि बच्चों ने उस कहानी से सीखा कितना, क्या सीखा बच्चे, उसकी सेंट्रल आइडिया को बच्चे समझ सके कहानी की,
जो सारांश कह रहा है वो समझ सके कि नहीं समझ सके, तो बच्चों को कहानी सुनाएं और उस पर उसकी प्रतिक्रियाएं जानें कि बच्चों ने कहानी से क्या सीखा। अगर बच्चा कोई एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है तो मतलब बच्चे का अटेंशन जो है उस कहानी में नहीं था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है हमारा। 12वां प्रश्न है कि वाणी, आगे भरना है, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी कैसी होती है, जो लिखित भाषा है उसकी तुलना में क्या, वह तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी क्या अस्थाई है, गौड़ है, स्थिर है या फिर अस्थाई है। तो वाणी कैसी है, स्थिर है, और वह क्या होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है हमारा। तो 13वां प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकें, इसे हम मल्टीलिंग्विस्टिक कहेंगे। या फिर बी है कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, इसे हम मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास कहेंगे। या फिर सी कि जिस कक्षा में बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता हो, या फिर जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन कराया जाता हो। क्या होगा हमारा राइट आंसर, किसे हम बहुभाषी कक्षा कहेंगे, किसे मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास कहेंगे हम। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एकदम साफ। अगर किसी ने नहीं प्रैक्टिस किया, पहली बार इस प्रश्न को देखे, वो भी कैसे कर सकता है कि जैसे ऑप्शन सी पे देखिए कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के, यानी कि प्रत्येक बच्चा मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे होंगे, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित बच्चे होंगे। तो अपने आप ये कक्षा कैसी है, तो मल्टीलिंग्विस्टिक हो गई। अब प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को अगर सम्मान देंगे तो हर बच्चे का फोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होगा, मातृभाषा होगी, वो अलग होगी। तो वो क्लास कैसा हो जाएगा हमारा, बहुभाषी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पहली बार इस प्रश्न को अटेम्प्ट करे वो भी कर सकता है सही इस प्रश्न को। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित, आगे डैश से भरना है, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो क्या है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या, भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सी, जो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता है, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन ही क्या है, सही आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है 15वां। देखते हैं कि अंतिम प्रश्न आज का 15वां क्या है। समृद्ध शब्द में भाव है, यानी कि समृद्ध शब्द में कैसा भाव है, तो समृद्ध धनी होने का भाव दिखा रहा है। ये थे हमारे पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार चैनल से बने रहिए और लेक्चर्स को अच्छे से, बढ़िया से, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।